यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है क्लास 12th का, जिसका नाम है इवोल्यूशन। इससे पहले हमने क्या किया है, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट किया है, क्लास 12th का और क्लास 11th का भी। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को पहले देख लीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ बताएंगे कि इनसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के एग्जांपल, एनालॉगस होमोलॉगस के एग्जांपल से। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर को ना थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में फिर जाएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे कि नीट में क्या आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ाना भी ज़रूरी है ना यार। ठीक है, तो नोट्स हैंड रिटन है पूरी तरीके से, NCERT बेस्ड है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए या तो PDF के फॉर्म में आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो इवोल्यूशन क्या है? बेसिकली द इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। देखो, हमारी धरती पर जो लाइफ है वो कैसे बनी है, उसकी हिस्ट्री को ही पढ़ना, यानी उसकी स्टडी को ही इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब कुछ नोट्स हैं छोटे छोटे, उसको देख लेते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज़ 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारा जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, पुराना है। ठीक है, बिलियन बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। आवर अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हमारा अर्थ बना था। ठीक है, एंड लाइफ अपीयर्ड 500 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 500 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 ईयर्स बाद लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई थी या बनना स्टार्ट हो गई थी। दैट इज़ 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गई थी अर्थ में, यानी कि तैयार हो गई थी ना बनने के लिए। यहाँ पे छोटे ऑर्गेनिजम्स को टारगेट, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स जो थे ना, उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इन द अर्ली अर्थ मीथेन, अमोनिया, है ना, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन वॉज प्रेजेंट। ये चार, अगर पूछे कि अर्ली अर्थ में कौन कौन से गैसेस या फिर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे या कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, तो सबसे पहला मीथेन, देन अमोनिया, ठीक है, देन वाटर वेपर, देन हाइड्रोजन। ठीक, ये गैसेस या फिर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। ठीक, और टेम्परेचर क्या था, एवरेज टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेट किया जाता है अर्ली अर्थ में, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स बैक। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि बिलियन वगैरह का मतलब बता दूंगा, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। तो सपोज कर लो कितना होगा। ठीक है, समझ रहे हो, 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन। ठीक, ऐसा है जी। तो यहाँ पे देखो 800 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, और दिस गैसेस कंबाइंड एंड फॉर्म्ड अमीनो एसिड्स। देखो इस 800 डिग्री सेल्सियस पे ये चारों गैसेस कौन कौन सा, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन कंबाइन हुए और अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन किए। अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बना, और प्रोटीन जो है वो एंजाइम, कैटलिस्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पे कुछ नोट्स देख लेते हैं। ये बिलियन वाला कांड तो आपको बता दिया मैं। ठीक, तो यहाँ पे नोट्स है, तो पहला वाला नोट तो बिलियन वाला था। सेकेंड नोट जो है वो है ऑक्सीजन वॉज एबसेंट इन द अर्ली एटमोसफेयर या अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ में ऑक्सीजन एबसेंट था। ठीक, कंपाउंड्स वो सब प्रेजेंट थे लेकिन ऑक्सीजन एबसेंट था। ये नीट का क्वेश्चन। ठीक है, अब वाटर वेपर बोलोगे, वाटर वेपर कैसे प्रेजेंट था, है ना, और ये हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वाटर वेपर H2O होता है। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट था यार, कहीं कहीं से आ जाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसा है, वाटर तो प्रेजेंट है, H2O के फॉर्म में तो प्रेजेंट है, लेकिन फ्री ऑक्सीजन जो होते हैं ना, या फिर बोल सकते हो आप नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन फ्रीली, है ना, जो इतना अमाउंट में होना चाहिए ना, वो नहीं था। ठीक है, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, समझ रहे हो, ऐसा है। तो ऑक्सीजन, इंडिविजुअल ऑक्सीजन एब्सेंट था अर्ली अर्थ में। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। तीसरा जो है नीट का क्वेश्चन एक और आया था कि स्टेटमेंट लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ गिवन बाय लुइस पास्चर, यानी कि लुइस पास्चर ने, है ना, स्टेटमेंट क्या दिया था कि लाइफ, जो लाइफ होती है वो ओरिजिनेट होती है, जो पहले से लाइफ जो जी रहे हैं वो लोग, उन लोग से ओरिजिनेट होती है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स से, पेरेंट्स से। ठीक, तो लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ गिवन बाय लुइस पास्चर। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा शुरुआत में, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स याद करने वाली चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। अब लुइस पास्चर ने कहा क्या था, ये एक्चुअल में देख लेते हैं थोड़ा सा। उनका एक एक्सपेरिमेंट था,
ये आपको याद नहीं करना है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लुईस पास्चर यूज्ड ए स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, एक बंद फ्लास्क को यूज़ किया, अनदर फ्लास्क को ओपन किया। देखो उनने 2 फ्लास्क को यूज़ किया, एक फ्लास्क पूरी तरीके से बंद था, एक फ्लास्क खुला हुआ था, ठीक है। डब्बा मान लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एयर उसमें जा रही थी, दूसरे वाले में एक। अब किल्ड यीस्ट डिड नॉट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स इन स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, उनने किल्ड यीस्ट को रखा किसमें, स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में, जिसमें एयर नहीं आ रही थी, तो उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ। वेल जो यीस्ट रखे हुए थे, यीस्ट जो रखे हुए थे ओपन टू एयर, जो ओपन वाला था ना ये फ्लास्क, उस पर रखे हुए थे ना, उसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए क्योंकि उसमें एयर जा रही थी, तो क्या हो गया, यीस्ट जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो यीस्ट है उनने क्या दिया, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया। तो कह सकते हैं कि न्यू लाइफ जो एग्जिस्ट हुई है, बनी है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है। ये उसका एक एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, समझ गए। एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, उतना याद नहीं रखना है, बस बता दिया, जानने के लिए था, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, नीट का क्वेश्चन है भी, द केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डन, दे सेड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो सबसे पहले बनी थी, है ना, 4 बिलियन या 3 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये भी वही स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन इसने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ होगा बोला, ठीक है, यह हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स से जो जीवित नहीं थे उनसे, केमिकल से लाइफ बनी है, ये ओपेरिन एंड हेंडल ने समझाया। इसलिए इनका जो इवोल्यूशन थ्योरी उसे हम केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इस थ्योरी ने क्या कहा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सब, एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो बने किससे, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से। किससे, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से, लाइक अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, इन सब से, ठीक। अब इसको समझाने के लिए एक मिलर्स एक्सपेरिमेंट आया। क्या था, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। मिलर यूरिया एक्सपेरिमेंट बोलते थे, लेकिन मिलर का क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसलिए मिलर्स एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने की एक्सपेरिमेंट। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए वगैरह, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, CHO, NH3, H2, वाटर वेपर, ये सब क्या इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब आरएनए, प्रोटीन, है ना, एंजाइम्स वगैरह सब ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक यानी कि इन मॉलिक्यूल्स से एमिनो एसिड्स वगैरह बनना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, इस एक्सपेरिमेंट में हम समझेंगे। देखो ध्यान से, 4 गैसेस हैं, CH4, मीथेन, अमोनिया, NH3, वाटर वेपर, H2O एंड H2, हाइड्रोजन। इनको लिया गया एक ही कंटेनर में, एक फ्लास्क के अंदर, उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स के थ्रू भयंकर वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, जैसे बिजली कड़कती है वैसा करा दिया, ठीक है। ये स्पार्क आपको दिख रहा होगा, 800 डिग्री सेल्सियस का डिस्चार्ज दिख रहा है आपको, ठीक। ये गैसेस कंबाइन होकर यहाँ पे आई, ठीक। अब ये नीचे आएंगी, ठीक है, नीचे आएंगी, और यहाँ पे ये कंडेंसर है। एक क्या होता है कंडेंसर, सपोज करो कूलर देखे हो, चलो कूलर का एग्जांपल नहीं लेता मैं, यहाँ पे कंडेंसर है, ये पाइप, यहाँ से ठंडा पानी अंदर गया, ठीक, कार में होता है जैसे यार, ठंडा पानी अंदर गया, ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया के बाद ये इधर आके ये गर्म पानी के रूप में निकलेगा, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको ठंडा करने के लिए ठंडा पानी डाला, और ये इधर से वापस कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, और इसको ठंडा करके फिर से हम इसमें डालेंगे। ये होता है कंडेंसर। क्या होता है, कंडेंसर, वाटर इन वाटर आउट, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ठंडा करने के लिए इस गैसेस को, अभी जैसे ही ठंडा होंगी, यानी कि ठंडे होने के बाद ये कंडेंस होके, है ना, गाढ़ा होके यहाँ पे बैठ जाएंगी। अब जैसे ये बैठेंगे तो ये मिक्स होके ना ऑटोमेटिक एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब कौन कौन सा एमिनो एसिड फॉर्मेशन करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, और मैं बताऊँगा आपको, ये AAG करके, आग करके एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको समझ आएगा। पहले इस डायग्राम को समझ लो कि है क्या। स्पार्क डिस्चार्ज हमने किया, इन मीथेन्स, अमोनिया, है ना, वाटर वेपर और H2, इन गैसेस को नाम याद रखना, और 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है, डिस्चार्ज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स वहाँ पे आ गए, ठीक है। लिक्विड वाटर इन ट्रैप, यहाँ पे लिक्विड वाटर है, ठीक है, इसको बांध के मतलब कि रोक के रखा गया ताकि ये बाहर ना जा सके। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, गर्म किया जा रहा है, और उसके बाद ये गैसेस जो है रिलीज़ होके इधर आती है, वाटर वेपर जो होते हैं ना, ताकि ये वाटर वेपर यहाँ पे आ सके। इन गैसेस को पहले से ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, बंद फ्लास्क में मिलर ने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया, ठीक है,
और उसमें क्या क्या कंटेंट किया गया था, कौन कौन सा गैस यूज़ किया उसने, मीथेन, अमोनिया, H2 हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एट 800। मिलर वे ने क्या क्रिएट किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया था क्लोज फ्लास्क के अंदर, जिसमें उन्होंने कौन कौन सी गैसेज यूज़ की थी, CH4, मीथेन, अमोनिया, NH3 है ना, H2 हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर जो कि है H2O एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये नीट का स्टेटमेंट है, तो आपको आप कंठस्थ याद होना चाहिए, ऑन द टिप आपके याद होना चाहिए। ठीक है जी, समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े। देखो थोड़ा ट्रिक देख लो, इसको कैसे याद रखना है, इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स बने थे, है ना, ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड बने थे, इसका ट्रिक है आग, AAG इसका ट्रिक है, आग इसका ट्रिक है, क्या है, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ग्लूटामिक एसिड मत डाल देना भैया, ग्लाइसिन होता है। ठीक है, आग अमीनो एसिड, मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा अमीनो एसिड बना था, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड G फॉर ग्लाइसिन। क्या बना था, ग्लाइसिन बना था। तो यहीं से नीट में क्वेश्चन आया, देखो विच अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है आग बना था, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन बना था। यहाँ पे एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन दिया है, ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। तो टिक करो, आंसर लाओ और आगे बढ़ो, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 4 नंबर आपके पक गए। ठीक है, समझ आया? ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग, है ना, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, अमीनो एसिड को बनाया कौन कौन सी चीज़ को मिक्स करके। तो देखो CH4 है ना, नीचे से देखते हैं, CH3, H2, NH3 और वाटर वेपर एट 600 डिग्री ना, 600 तो होएगा ही नहीं, 800 वाला पकड़ो, 2 800 वाला, देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। तो मीथेन, इसमें CH3 दे दिया ना, रे H2, NH3, वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस। तो पहला वाला ही सही है, क्योंकि इसमें CH4 है, इसमें CH3 दे दिया ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस्टेक करोगे तो भाई ख़त्म फिर तो। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको अदर इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला नोट है द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हाँ, जिसमें कोई भी सेल नहीं था, ऐसा लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। मैंने बताया एस्टिमेटेड 4 बिलियन ईयर्स बैक था, क्योंकि 500 जो टोटल था, क्योंकि देखो 4 बिलियन ईयर्स बैक, 4 बिलियन ईयर्स बैक तो लाइफ मतलब कि अर्थ फॉर्म हुआ था, उसके 500 ईयर्स बाद लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। बोल सकते हो आप 3.5, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, या फिर 3 बिलियन ईयर्स बैक बोल दो ना यार सीधा। ठीक है, जो फर्स्ट जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो था, जिसमें सेल नहीं थे लेकिन वो लिविंग थे, ऐसे फॉर्म्स लाइफ के ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, दे कुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, वो बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स ऐसे थे, समझ रहे हो, इनसे बने हुए थे, या यही वो मॉलिक्यूल्स है जिन्हें हम फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, जो लाइफ को ओरिजिनेट कर सकते हैं, जो सिम्बॉल्स थे लाइफ के। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है, द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वॉज कीमो हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे थे वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि केमिकल खा के जिंदा रहते थे। माइक्रोब दैट यूज ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन। ईजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, सॉरी ऑर्गेनिक बोल दिया तो इसलिए सीक्वेंस पढ़ना है ना, इवेंट्स जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है। जैसे कि सपोज करो कि आप छोटे थे, बालक थे, है ना, 11th में क्लास 1 में थे, फिर धीरे धीरे करके क्लास 12 में पहुँचे और आप नीट क्रैक करके डॉक्टर बन जाओगे, तो ये आपका इवेंट है लाइफ का। तो वैसे ही सीक्वेंस जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई उसकी भी एक इवेंट्स है, सीक्वेंस है, उसका याद रखना है। तो पहला क्या है, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, मोनोमर मिलता है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी पॉलीमर चैप्टर, तो आपको समझ आता होगा कि मोनोमर क्या होता है। तो पहले ऑर्गेनिक मोनोमर बने, उसके बाद क्या बना, सेकंड टाइम पे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर, 2 मोनोमर मिलके एक पॉलीमर को बनाया। ठीक है, समझ आया आपको। सेकंड में क्या बनेगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर बनेगा। थर्ड में क्या होगा, तीसरी बार में क्या बना उसके बाद, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, बताऊंगा प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, और उसके बाद बना फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम यानी कि जो यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब। ठीक है, अब प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। दे आर द एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दैट आर एबायोटिकली कन्वर्ट्स इनटू लिविंग मैटर, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, दैट इज
प्रोटोबायोन्स फर्दर डेवलप्स इनटू प्रोकैरियोटिक सेल। देखो मैंने क्या बोला, प्रोटोबायोन्ट्स के बाद डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम डेवलप हुआ, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि प्रोटोबायोन्ट जो है वो बच्चा है ना, और एडल्ट होने के बाद वो बनता है प्रोकैरियोटिक सेल। इतना सिंपल है, समझ आया। और ये जो है ना ये स्टेटमेंट, इसको थोड़ा रट्टा वट्टा मार लेना, पसंद आया तो मैं तो समझा दिया आपको मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, और ये आगे जाके प्रोकैरियोटिक सेल में बदल जाता है। अदर इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके नीट में आ सकते हैं, तो पहला पॉइंट, चार्ल्स डार्विन वॉज फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, चार्ल्स डार्विन का शिप का नाम था HMS बीगल, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी नीट में। चौथा पॉइंट, अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट था, ठीक है, नेचर पे वर्क करता था। हु वर्कड इन द मलय आर्कीपेलागो, ये वर्क उनका याद रखना कि किस पे वर्क किया, मलय आर्कीपेलागो पे। सेड दैट, उसने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया था, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। ये स्टेटमेंट इस गधे अल्फ्रेड वेलेस ने दिया था। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं इवोल्यूशन और उसके टाइप्स। ठीक है, इवोल्यूशन और उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन इज ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, यानी कि इवोल्यूशन क्या होती है कि हिस्ट्री होती है, स्टडी किसकी होती है, हिस्ट्री की, कि लाइफ कैसे बनी अर्थ में। ठीक है, इट्स मेनली 3 टाइप्स, इनके 3 टाइप है इवोल्यूशन की, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल इवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच अनरिलेटेड यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व स्ट्रक्चर्स, ट्रेट्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दैट हैव सेम फंक्शन, है ना। दिस स्ट्रक्चर्स फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कॉल्ड एज एनालॉगस स्ट्रक्चर, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है क्या, देखो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, है ना, इवोल्यूशन की वजह से एक सेम या सिमिलर कैरेक्टर्स या फंक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, समुद्री घोड़ा, मछली, है ना, टर्टल, ये सभी तैरते हैं, तो तैरना, पानी में तैरना इनका सिमिलर फंक्शन है, इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और अगर उनमें सेम स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें, उसे एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नीट में इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ट्रिक सबसे पहले याद रखने के लिए, AC में बैठ के HD मूवी देखो। तो भाई देखो, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, अगर एनालॉगस स्ट्रक्चर बनता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर बनता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एनालॉगस स्ट्रक्चर बनेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होमोलोगस स्ट्रक्चर बनेगा। तो टेक्निक क्या, ट्रिक क्या है, AC में बैठ के HD मूवी देखो। AC यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, HD होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, अब देखो एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसका फंक्शन सेम होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं या 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिसके फंक्शन सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन उनमें डिफरेंट होता है लेकिन स्ट्रक्चर में भी सेम, शायद सेम हो सकता है। तो अगर आपको एनालॉगस और होमोलोगस में डिफरेंस पता करना है तो आपको फंक्शन को ही देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नोट में, फंक्शन को पहले देखना ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार नीट में कैसा आया था। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले फ्लिपर्स क्या होता है, दोनों का तैरने का काम फंक्शन में आता है। फ्लिपर्स जो होते हैं तैरने का काम आता है, ठीक है, पेंगुइन में भी और डॉल्फिन में भी। तो एडेप्टिव रेडिएशन ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ना, नन नहीं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है उसमें एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है जिसमें फंक्शन सेम होता है। तो डॉल्फिन हो या पेंगुइन हो, उसका फ्लिपर तैरने का काम करेगा। तो मेरे को क्या पता चल गया, फंक्शन जो है उनका सेम है, तैरने में मदद कर रहा है फ्लिपर। ठीक है, इसलिए मैं क्या टिक करूँगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को टिक करूँगा। क्लियर है, नहीं समझ आया एक बार और इसको रिवाइंड करके देख लेना। सेकंड पॉइंट यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है यार, धीरे धीरे करेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंटरब्रीडिंग स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डाइवर्ज इनटू 2 और मोर इवोल्यूशनरी ग्रुप्स। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द कॉमन एंसेस्टर्स डेवलप डिफरेंट ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टू अडेप्ट द चेंजिंग environmental conditions and needs is known as divergent evolution and also known as adaptive radiation। इसी को adaptive radiation भी
कहते हैं। लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन में कुछ चीज़ें अलग होती है, तो उसको सेपरेटली मैं पढ़ाऊँगा। सपोज़ करो यहाँ पे एक पापा है, पापा के 2 बच्चे हैं, कालू और गोरा। एक कलुआ और एक गोरा, ठीक है। तो कलुआ कहाँ गया? अफ्रीका चले गया, ठीक है। बोला मेरी बिरादरी में उधर काम करूँगा। और जो गोरा था वो चले गया इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में उसने बच्चे पैदा किए, कलुआ ने अफ्रीका में बच्चे पैदा किए। तो यहाँ के सारे काले हो गए, यहाँ के सारे गोरे हो गए। सो दोनों का एंसेस्टर कॉमन है, बट दोनों अलग अलग जाके डाइवर्ज होके अलग अलग कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं, और उसकी वजह से फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। तो ब्लैक वाला पूरा ब्लैक का कम्युनिटी बनाता है अफ्रीका में, गोरा वाला गोरे की कम्युनिटी बनाता है इंग्लैंड में, ठीक है। समझ आया? यानी कि एक ही कॉमन एंसेस्टर से दो जो निकलते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड होते हैं, कॉमन एंसेस्टर होता है, बट उनके फंक्शन डिफरेंट होने के कारण उन्हें हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन एंसेस्टर एलिफेंट और मैमथ, दोनों का एंसेस्टर कौन है? एलिफेंट है, यानी कॉमन एंसेस्टर है। तो उससे 2 टाइप के स्पीसीज या प्रजाति बने, एलिफेंट और मैमथ। स्ट्रक्चर्स उनके थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं, बट फंक्शंस पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। कभी कभी फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमें सिर्फ फंक्शन पे डिपेंड करना है कि फंक्शन को डिफरेंट हो गया, इसका मतलब ये होमोलॉगस है, फंक्शन सेम हो गया तो वो एनालॉगस है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन इज होमोलोगस टू विंग ऑफ बर्ड? अब विंग ऑफ बर्ड है भाई, देखो अगर होमोलोगस बोल दिया मतलब हमको फंक्शन को देखना है डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए फंक्शन, तभी वो क्या होगा? होमोलोगस होगा। स्ट्रक्चर भले सेम हो। तो बर्ड का क्या है? होमोलोगस होना चाहिए विंग, है ना, विंग ऑफ बर्ड। तो पहला है हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, फ्लिपर ऑफ वेल एंड विंग ऑफ मॉथ। आपने वेल का फ्लिपर देखा है, कुछ इस टाइप से होता है। तो ये एकदम विंग जैसा दिखता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में, लेकिन फंक्शन क्या है उसका? तैरने का फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंट हो गया। विंग ऑफ मॉथ क्यों नहीं बोला? कि मॉथ का जो विंग है बहुत छोटा है और वो क्या करता है? उड़ने का काम करता है, और विंग ऑफ बर्ड क्या? उड़ने का काम करता है। दोनों का फंक्शन सेम हो गया, तो ये तो एनालॉगस हो गया, लेकिन हमको ढूंढना है होमोलॉगस। तो होमोलॉगस के लिए फ्लिपर ऑफ वेल ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, स्ट्रक्चर सेम, function different, so it will be our right answer to the homologous to wing of bird. That's it. समझ आ गया आपको होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है पैरेलल इवोल्यूशन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। पैरेलल इवोल्यूशन को नेक्स्ट टॉपिक में मतलब पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।